ये व्हाइट पे है इस बार? आवाज नहीं, अरे आवाज नहीं भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट अपन कौन सा मार्कर पढ़ लिए थे? SCAR, स्कार। ओके, अगला जो अपन यहाँ पर मार्कर 2-3 और अपन थोड़ी थोड़ी सी बात करनी है। यहां से जिस भी तरीके क्वेश्चन बन सकता है लगभग चीजें अपन ने कवर करी है, ठीक है। तो और कुछ बची हुई है वो आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो अगला मार्कर है जिसे कौन से नंबर का है? STS, सीक्वेंस टैग्ड साइट्स। सीक्वेंस टैग्ड साइट्स, ये जो मार्कर है ये भी कैसा होगा? कोडोमिनेंट होगा। कोडोमिनेंट और पीसीआर बेस्ड। अभी जो अपन दोनों तीनों मार्कर बात करेंगे वो तीनों ही कोडोमिनेंट भी है और पीसीआर बेस्ड भी है। कोडोमिनेंट एंड पीसीआर बेस्ड मार्कर। इसको जो डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट का नाम है ऑल्सन, डिस्कवर्ड बाय ऑल्सन। सीक्वेंस टेक साइड STS क्या होता है? छोटी सी एक बात लिखे, शॉर्ट 200 to 500 बेस पेयर DNA सीक्वेंस। Short 200 to 500 base pair DNA sequence occur only once in a genome. ऐसी सीक्वेंस को ही यहां पर कहा गया है STS, सीक्वेंस टैग साइट। आपने स्कार ISR डोमिनेंट मार्कर में लिखा रखा है, स्केर एंड ISSR। तो अपन ने उसको क्या लिखा है वहां आगे? अपन ने किस में लिखा है? स्कार और ISR अपन डोमिनेंट, और यहां आपने क्या लिखने में आया है? दोनों ही। डोमिनेंट ही है, उसको डोमिनेंट कर लो। दोनों को डोमिनेंट में ही करेंगे अपन, डोमिनेंट ही ध्यान रखना है दोनों को। स्कार और ISSR, स्कार एंड ISSR, हाँ डोमिनेंट कर लो। और भी कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, वैसे डोमिनेंट ही है, फिर भी अपन देख लेंगे और, है ना? या फिर रहने दो, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको क्लियर कर देंगे। ISSR और स्केयर का है और अपन कंफ्यूजन जो है वो अगली क्लास में क्लियर कर लेंगे। ISSR में अपन ने वैसे कुछ यहाँ बाद में लिखा भी नहीं था, पहले लिख रखा था। उसके बाद यहां पर अपने को जो ध्यान रखना है, इसका जो यूज है फॉर कंस्ट्रक्टिंग लिंकेज मैप, और अपन कह सकते हैं फिजिकल मैप, एक ही बात है, जेनेटिक मैप एंड फिजिकल मैप। तो चार चीजें सिंपली याद रखेंगे STS के लिए। चार अपन ध्यान रखेंगे, कोडोमिनेंट और पीसीआर बेस्ड मार्कर है कौन सा? STS।
डिस्कवर किया ऑल्सन ने। छोटी सीक्वेंस है डीएनए की जो जीनोम में हैप्लॉइड क्रोमोसोम में केवल एक ही बार मिलेगी, उस छोटी सी 200 to 500 बेस पेयर डीएनए सीक्वेंस को ही बोलते हैं सीक्वेंस टैग्ड साइट्स, एसटीएस। और इसका नॉर्मली यूज करते हैं जेनेटिक मैप बनाने में या फिर फिजिकल मैप, ऐसा टर्म भी यूज कर लिया जाता है। क्लियर है बात? तो गिने चुने 4 पॉइंट अपने को यहाँ पर इसके ध्यान रखना है। नॉर्मली क्वेश्चन बहुत सिंपली पूछे जाते हैं, वो आप जब टेस्ट में क्वेश्चन देखोगे तो पता चल जाएगा। बढ़े आगे। लेकिन लास्ट टाइम मेरे पास कहीं से फीडबैक आया था बाद में कि सर थोड़ा सा, क्योंकि केवल अपन पीजी को फोकस ना करें अपना, क्योंकि मार्कर आपको हर एग्जाम में काम आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम AA जो भी आगे दोगे, तो फिर बच्चों को ही लगा सर थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाना, तो इस बार अपन ने थोड़ा सा कंटेंट को बढ़ाया है और उससे लगभग क्वेश्चन आपके सारे कवर हो जाएंगे। बढ़े आगे। चलो अगला जो अपन ले रहे हैं एसएससीपी 9th, एसएससीपी सिंगल कॉन्फॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल स्ट्रैंड कॉन्फॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म। एसएससीपी इसको डेवलप किया ओरिटा नाम के साइंटिस्ट ने, डेवलप बाय ओरिटा। डेवलप कहो यहां पर डिस्कवर कहो, एक ही बात है, वही 1989 में। ये भी आपका पीसीआर बेस्ड है और कोडोमिनेंट है, पीसीआर बेस्ड कोडोमिनेंट मार्कर। पीसीआर बेस्ड और कोडोमिनेंट मार्कर। कोडोमिनेंट मार्कर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आरएपीडी इज एसकेआर। हाँ, लेकिन अपन ने स्क्वायर को क्लियर कर दिया था कि वो कोड है ना, तो इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आईएसएसआर तो है डोमिनेंट और स्क्वायर है कोडोमिनेंट, तो अपना आगे जो लिखा था उसमें अपन करेक्शन कर लेंगे, है ना, अभी कर लेंगे थोड़ी देर में। ये कर लिया, ये अपन ध्यान रखेंगे। और ये कैसा होता है? हाईली पॉलीमॉर्फिक होता है। कैसा होता है? हाईली पॉलीमॉर्फिक। तो ये तीन चीज इसके अंदर भी ध्यान रखेंगे, किसने डिस्कवर किया। दूसरी बात, ये आपका पीसीआर बेस्ड और कोडोमिनेंट और हाईली पॉलीमॉर्फिक, एसएससीपी सिंगल स्ट्रैंड कॉन्फॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये अपने को ध्यान रखना है। कर लिया क्या नोट्स अपने? ठीक है, बढ़े आगे। तो कॉपी में करेक्शन कर ही लो। एक्चुअली स्कार जो है उसको वो कैसा अपन ने कहा था, आरएपीडी से ही बना, और स्कार जो था वो कैसा था आपका, कोडोमिनेंट। तो स्कार अगर जहां पर आगे अपने डोमिनेंट में लिखा हुआ तो वहां से हटा देना, आगे जो अपन ने डोमिनेंट में स्कार को लिखा वहां से हटा देना। और आईएसएसआर तो बाद में कुछ लिखा ही नहीं था, तो आईएसएसआर किस में है? डोमिनेंट में ही है। बस अपने को चेंज क्या करना है, केवल स्कार का जो आगे अपन ने लिखा था डोमिनेंट में, वहां उसको स्कार आपका कोडोमिनेंट रहेगा। ठीक है, कोडोमिनेंट। ओके, बढ़े आगे। डोमिनेंट ही नहीं लिखा है, लिखवाया अपन ने। आईएसएसआर का बता दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कंफर्म है अपना, ठीक है, स्कार तो कंफर्म है। ये कर लिया नोट्स अपने। चलो एक लास्ट जो यहां पर एक और देख रहे हैं अपन, एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसको कभी कभी प्रोनाउंस कर लिया जाता है, स्निप्स के प्रोनाउंस भी कर देते हैं, स्निप्स। स्कार जो आपने मार्कर आगे लिखे थे डोमिनेंट और कोडोमिनेंट, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाए थे, ठीक है। डोमिनेंट के अंदर ने अपन ने स्कार लिख रखा था, तो वहां से हटा दो, वो किस में जाएगा? कोडोमिनेंट में लिख दो उसको। स्कार किस में है? कोडोमिनेंट, डोमिनेंट नहीं है।
हमने बताया भी था आगे कि उसको कोडोमिनेंट हो गया आरएपीटी, तो उसी को क्या बोला था, स्कार बोला। क्लियर है बात। एसएनपी इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, प्रोनाउंस्ड एज, अभी लास्ट में वापस टेली करवा देंगे आपको, है ना। प्रोनाउंस्ड एज स्निप्स भी बोल दिया जाता है इस मार्कर को शॉर्ट में, जैसे आरएपीटी को रैपिड बोल दिया था वैसे इसको स्निप्स। यहां से क्वेश्चन बनने जैसे, एक तो मोस्ट अबंडेंट मार्कर, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मार्कर जो ये कहीं पे भी देखने को मिल सकता है, यूज में आता है, वो यही है एसएनपी, मोस्ट अबंडेंट मार्कर। दूसरा है इससे लास्ट जनरेशन मॉलिक्यूलर मार्कर भी कहते हैं। लास्ट जनरेशन मतलब मोस्ट एडवांस भी हो गया। फर्स्ट जनरेशन कौन सा था, आरएफएलपी, ठीक है। तो लास्ट जनरेशन मॉलिक्यूलर मार्कर, ठीक है, यानी कि जो एडवांस मार्कर है वो कौन सा है, यही है। तो यानी कि आप इसको यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो, एडवांस मार्कर। लास्ट जनरेशन का मतलब एडवांस, और सबसे प्रिमिटिव यानी कि सबसे पुराना टाइप का कौन सा था, आरएफएलपी, फर्स्ट जनरेशन मार्कर। जैसे आप कहते हो ना यार मोबाइल्स के मॉडल आते हैं, लेटेस्ट जनरेशन आपके लैपटॉप वगैरह में, तो अभी लास्ट जनरेशन आपका इसी को कहते हैं, ठीक है। इसे सीक्वेंस बेस्ड मार्कर भी कहते हैं, सीक्वेंस बेस्ड मार्कर। सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन। और सीक्वेंस बेस्ड मार्कर का एक एग्जांपल और है जिसे अपन कहते हैं डार्ट सीक्वेंस, डार्ट सीक्वेंस ऑल्सो। ये भी क्या है आपका सीक्वेंस बेस्ड मार्कर है, अलग से मार्कर है। डाइवर्सिटी अरे, इसका पूरा नाम है डाइवर्सिटी अरे टेक्नोलॉजी। अरे मींस अरेंजमेंट टेक्नोलॉजी। तो कभी सीक्वेंस बेस्ड मार्कर कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका एसएनपी, दूसरा डार्ट करके बोलते हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी अरे टेक्नोलॉजी, ये वाला मार्कर भी कैसा है, सीक्वेंस बेस्ड मार्कर। यहां पे आगे मार्कर लिख दो ताकि ध्यान रहेगा कि ये भी मार्कर है, डार्ट सीक्वेंस मार्कर। ये मोस्ट अबंडेंट, सॉरी मोस्ट एक्यूरेट भी यही है, कौन सा, एसएनपी, मोस्ट एक्यूरेट मार्कर। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी आंसर क्या जाएगा, एसएनपी, मोस्ट एक्यूरेट मार्कर। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम, ये मार्कर पूरे जीनोम में प्लांट के क्रोमोसोम्स में देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम। ये कोडोमिनेंट है, पीसीआर बेस्ड मार्कर है, कोडोमिनेंट एंड पीसीआर बेस्ड मार्कर। कोडोमिनेंट एंड पीसीआर बेस्ड मार्कर। इसके डिटेक्ट करने के लिए कि ये मार्कर प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए दूसरे मार्कर यूज होते हैं। तो डिटेक्शन बाय कौन कौन से मार्कर से इसका पता लगाते हैं, आरएफएलपी, यानी कि बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है इसको पता लगाने के लिए, यानी कि मार्कर का ही यूज करना पड़ेगा, आरएफएलपी, कैप्स एंड हेटेरोडुप्लेक्स एनालिसिस एचए, ये तीन मार्कर का यूज करते हैं एसएनपी को पता लगाने के लिए, क्योंकि ये बहुत एडवांस टाइप का मार्कर है। यहां पर इसके नाम में ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड, यानी कि यहां पर जो डिफरेंस मिलता है केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड को मिलता है, तो रिप्रेजेंट डिफरेंस इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, इसीलिए नाम है एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें फैक्ट्स पॉइंट थोड़े ज्यादा हैं लेकिन इंपॉर्टेंट भी है,
और क्वेश्चन सीधे फैक्ट्स पे बनते हैं, तो मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यही मिलेगा, सबसे ज्यादा एडवांस है वो यही है, सीक्वेंस बेस्ड मार्कर है। सीक्वेंस बेस्ड मार्कर एक और अपन याद रख रहे हैं, डार्ट, जिसे डाइवर्सिटी अरे टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, डाइवर्सिटी अरे टेक्नोलॉजी, ठीक है। डार्ट सीक्वेंस जो मार्कर है वो भी सीक्वेंस बेस्ड मार्कर है। उसके अलावा अपन ने कहा है कि मोस्ट एक्यूरेट होता है एसएनपी, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम, पूरे जीनोम में अवेलेबल मिल जाएगा, कोडोमिनेंट एंड पीसीआर बेस्ड है। साथ ही हमने कहा इसके डिटेक्शन के लिए हमें जरूरत पड़ते हैं 3 मार्कर, आरएफएलपी, कैप्स और हेटेरोडुप्लेक्स एनालिसिस एचए। ये केवल एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, उसी से पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है, तो इसलिए इसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म अपन कहते हैं, ठीक है। तो ये अपनी चीजें अपने को याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है बात? एसएनपी की बात लास्ट है, एक 3 पॉइंट के साथ एचए को भी अपन कवर करने हैं, हेटेरोडुप्लेक्स एनालिसिस। सबने नोट कर लिया क्या? ठीक, कौन सा? आप लास्ट 11th एचए, हेटेरोडुप्लेक्स एनालिसिस। ये भी एक मार्कर है, लेकिन ये ज्यादातर ह्यूमन जेनेटिक्स में यूज करते हैं। ये भी कोडोमिनेंट है, कोडोमिनेंट। अब सब में आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि पीसीआर बेस्ड है वैसे, क्योंकि आपको पता है कि नॉन पीसीआर बेस्ड एक ही था, कौन सा? फर्स्ट जनरेशन वाला, आरएलपी वाला, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देते कि कौन सा मार्कर को पीसीआर टेक्निक से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा पूछा गया पीजी के एग्जाम के अंदर ही, तो वो आरएफएलपी का क्वेश्चन बनता है, वो घुमा के पूछ देता है, ठीक है। अपने को ध्यान रखना है कोडोमिनेंट है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, मोस्टली यूज्ड इन ह्यूमन जेनेटिक्स, मोस्टली यूज्ड इन ह्यूमन जेनेटिक्स। कौन सा वाला? एच से एच याद रह जाएगा, हेटेरोडुप्लेक्स मतलब ह्यूमन, ह्यूमन जेनेटिक्स। यानी कि हमारे प्लांट्स के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मार्कर के साथ इसका भी पता होना चाहिए। ये पैथोजन को लेटेंट स्टेज में पता लगाने में यूज होता है, यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ, यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन लेटेंट स्टेज। जो आरएफएलपी के लिए भी हमने कहा था, डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन लेटेंट स्टेज। एचए और लास्ट इसका है सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट में भी इसकी हेल्प मिलती है, यूजफुल इन सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। भी इस मार्कर की हेल्प से अपन कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स। नॉर्मली तो किस में यूज होता ही है? ह्यूमन जेनेटिक्स में, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये लास्ट वाले 2 यूज अपन ले सकते हैं। तो ये है लास्ट मार्कर, कोडोमिनेंट मार्कर है, हेटेरोडुप्लेक्स एनालिसिस। क्लियर है? क्वेश्चन तो ज्यादा अगर अपन देखें तो वो उलझाने को कुछ भी, जैसे नॉर्मली मार्कर के क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, लेकिन आगे आज अपन एक चीज और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं जिससे भी क्वेश्चन पीजी के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो वो 2 कैटेगरी की और हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो क्या बनते हैं, मैंने शुरुआत से कहा था, डोमिनेंट, कोडोमिनेंट, ये सबका पता रखना है। हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको सबकी फुल फॉर्म तो कम से कम पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म में एडिट एडी करके अगर उसने पूछ लिया तो पता होना चाहिए, ठीक है। को ध्यान रहना चाहिए। उसके अलावा कौन कौन से क्वालिटीज गुड मार्कर की होती है वो भी अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है कोई स्पेशल एप्लीकेशन साइंटिस्ट है वो अपन याद रख सकते हैं। बढ़े आगे, चलो अब अपन आगे बात करते हैं। जो पीजी के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, मार्कर्स को 2 और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब ये जो मार्कर होते हैं इनके भी पर्टिकुलर कौन से प्रोटीन को कोड करने वाले मार्कर है, उस अकॉर्डिंग मार्कर के अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे एनपीटी सेकंड वगैरह, बीएपी, पीएटी, ऐसे करके और मार्कर के नाम पता चलते हैं। एक्चुअल मार्कर तो यही है, लेकिन 2 कैटेगरी में और हम बात करते हैं जिनको कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स और स्क्रीनेबल मार्कर। तो कौन से मार्कर सेलेक्टेबल है, कौन से स्क्रीनेबल है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पीजी के अंदर भी पूछ लिया, तो कई सारे एग्जाम में पूछा गया। आपको मार्कर बस इतना पूछेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलेक्टेबल मार्कर, और ये मार्कर नहीं होंगे, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग ही होगा, वो पर्टिकुलर जीन वाइज होता है। तो उसी पर अपन आ रहे हैं।
तो यहां पर भी टाइप्स ऑफ मार्कर की हम बात करेंगे, थोड़ा सा हमारा क्राइटेरिया चेंज रहेगा। टाइप्स ऑफ मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए इसको अपन यहां पर कवर करेंगे। पहला जिसे हम कहेंगे यहां पर सेलेक्टेबल मार्कर। क्या होता है कोई नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी पर अपन मेन चल रहा है। सेलेक्टेबल मार्कर्स पर्टिकुलर कौन सी प्रोटीन कोड करते हैं, उस बेस पर अपन मार्कर के एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, कौन कौन से सेलेक्टेबल मार्कर हैं। सबसे पहला यहां पर एनपीटी सेकेंड, कभी कभी इसको कैपिटल में लिख देते हैं, वैसे बाकी सही तरीका होता है स्मॉल में लिखने का। तो इसका मतलब इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, नियोमाइसिन। नियोमाइसिन एंटीबायोटिक से रिलेटेड है, नियोमाइसिन फोस्फोट्रांसफरेज। फोस्फोट्रांसफरेज एनपीटी सेकंड किसका एग्जांपल है, सेलेक्टेबल मार्कर का। दूसरा है बार एंड पीएटी। बार एंड पीएटी, ठीक है। बार तो अपन ने बार जित पढ़ा था ट्रांसजेनिक मेल स्टडी के अंदर, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। पीएटी का फुल फॉर्म क्या है पर फोस्फिनोथ्रिसिन। फोस्फिनोथ्रिसिन, वहां पर भी हर्बिसाइड के लिए अपन ने किया था रेजिस्टेंस, याद है। फोस्फिनोथ्रिसिन का नाम वहीं पे पढ़ा था अपन ने ट्रांसजेनिक मेल स्टडी के अंदर। तो फोस्फिनोथ्रिसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये बार जो मार्कर है ये पीएटी जीन को ही कोड करता है। तो अपने को तो ध्यान रखना है कि बार और पेट ये दोनों भी इसके एग्जाम्पल हैं सेलेक्टेबल मार्कर के। उसके अलावा एक ध्यान रखेंगे एचपीटी, फुल फॉर्म जरूर ध्यान रहे क्योंकि हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है, रटनी नहीं है, मेन तो अपने को नाम ही पता ना होने चाहिए वैसे। तो ये ध्यान रखेंगे हाइग्रोमाइसिन। हाइग्रोमाइसिन फोस्फोट्रांसफरेज। फोस्फोट्रांसफरेज एचपीटी। एग्जाम में आएगा सीधा नाम ही आएगा, फुल फॉर्म तो हमारे क्यूरियोसिटी होती है उसके लिए मैंने एक बार लिख दी कि सर ये क्या है, तो बाद में टेंशन नहीं रहे इसलिए अपन ने यहां पर लिख दी। साथ अपन एक ध्यान रखेंगे ईपीएसपीएस। ईपीएसपीएस, ठीक है, इसकी भी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे 5-इनोल पायरुविल। पायरुविल 5-इनोल पायरुविल शिकेमेट 3-फॉस्फेट सिंथेज। ये आप ग्लाइकोलिसिस के अंदर पढ़ते हो। अब कैसा इसमें क्वेश्चन बनता है वो भी अपन आएंगे, और कैसा एग्जाम के अंदर बन चुका है उस बात पे भी अपन आ जाएंगे। और जितने भी डोमिनेंट मार्कर अपन ने पढ़े हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं सेलेक्टेबल में। अदर डोमिनेंट मार्कर्स, डोमिनेंट वाले, ये बात कोई नहीं पूछेगा, मेन तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। आगे के फुल फॉर्म नहीं भी याद रखो वो तो आपकी चॉइस, लेकिन कौन से सेलेक्टेबल है, एनपीटी सेकंड, बार, पेट, एचपीटी और ईएसपीएस। ध्यान रहेगा, सीधे नाम याद रखने एक, है ना। बड़े आगे सबने कर लिया नोट। और तू बोलता रहना कि सर मेरे बाकी रह गया लिखना, तो है ना। हाँ तो इसीलिए तेरे नजर गई मेरी, तेरे को याद दिलाना पड़ेगा मुझे। अब एक्चुअली एग्जाम के अंदर पीजी का शायद 2015 के आसपास अपना एक क्वेश्चन पूछा गया था, ईयर था लगभग जो भी 15-16 2015 में, और उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्कोरेबल मार्कर। दूसरी कैटेगरी हम वही बात करें, उसने मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट कॉमन स्कोरेबल मार्कर बोला था। वैसे का नाम था मोस्ट कॉमन तो नहीं था, लेकिन स्कोरेबल का एक ही एग्जाम्पल था उसमें, बाकी सारे सेलेक्टेबल एग्जाम्पल में थे। तो ऑटोमेटिकली जो नाम अपने को आंसर देना था उसी में से देना था। बाकी ऑप्शन में एनपीटी सेकंड था, बार था, पेट था, तो ये तो सेलेक्टेबल में आता है। तो ऐसा क्वेश्चन बन रखा है, तो इसको अपन सिंपली उसी लेवल से बात करें। तो दूसरी तरफ जो यहाँ पर अपन ने बात करेंगे, अपन ने लिखा है क्या फर्स्ट, हाँ तो सेकंड अपन लिख लेंगे। इसको 3 नाम से जानते हैं,
रिपोर्टर जीन भी बोल देते हैं इनको, कभी कभी रिपोर्टर जीन कह देते हैं, कभी कभी इन्हें हम स्क्रीनेबल मार्कर कहते हैं, स्क्रीनेबल मार्कर, या इनको इनको आप स्कोरेबल मार्कर, जो एग्जाम में वर्ड यूज होता है, स्कोरेबल मार्कर। ऐसा पूछ लिया जाए तो 3-4 मार्कर के नाम अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे यहां पे भी। सबसे पहला जो है GFP, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के नाम से इसको पूरा जानते हैं अपन, GFP, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। डिटेल काफी होती है पर हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए अपन इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा है GUS, GUS, अरे करके कहते हैं, और एग्जाम में जो पूछा गया था आंसर यही था, बाकी सारे उसने सेलेक्टेबल लिखे थे। स्कोरेबल का एक ही एग्जांपल था GUS, उसने इतना से लिखा GUS, पूरी फुल फॉर्म उसकी किसी ने नहीं पूछी थी। ठीक है, तो एक ध्यान रखेंगे कैट, ठीक है, क्लोरामफेनिकोल एसिटाइल ट्रांसफरेज, क्लोरामफेनिकोल एसिटाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज, केट नाम का, ये भी आपके मेन जो नाम ध्यान रखेंगे स्कोरेबल मार्कर के अंदर। एक है ल्यूसीफरेज, या जिन्हें लक्स के नाम से भी जानते हैं, फ्रेज या लक्स शॉर्ट में इनको कह देते हैं। ठीक है, और लास्ट है ब्लू और व्हाइट स्क्रीनिंग, जो इसी के अंदर ध्यान रखते हैं, बाकी वो कोई खास नहीं याद रखने के लिए, वैसे ब्लू और व्हाइट स्क्रीनिंग। ऊपर का 4 चीजें वही हम ध्यान रख रहे हैं यहां पर, जो आपकी स्क्रीनेबल है, स्कोरेबल है, या रिपोर्टर जीन करके अपन है, जिसमें अब यहां से एक चीज और बताएंगे, एक बार नोट कर लो इसको। क्लियर है? अगली क्लास से अपन सेल बायो स्टार्ट कर देंगे ना, और सेल बायो ज्यादा लंबी नहीं, बहुत शॉर्ट में अपन लेंगे उसको, क्योंकि आपको ऑलरेडी आती है। सेल बायो में जो अपने को बस एक रिवीजन टाइप और जो मेन चीजें होगी वो लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ऑलरेडी आपको आती है तो अपन उसको ही अपन आगे लेंगे। आज अपनी लास्ट रहेगी मार्कर की। कर लिया नोट सबने? ये देखो, अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कोरेबल मार्कर, तो आंसर जाएगा GFP, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इसीलिए उसको फर्स्ट पे लिखा मैंने, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, आगे लिखने की जरूरत थी, ऊपर ही लिख दिया स्कोरेबल मार्कर, तो आंसर क्या जाएगा GFP। अब एग्जाम में क्वेश्चन यही था, लेकिन वहां पर ऑप्शन में सारे सेलेक्टेबल थे, एक ही दिया था GUS नाम, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या जाना है, GUS ही जाना था। ठीक है, वो 2015 के अंदर पीजी में क्वेश्चन पूछा था, और ऐसा क्वेश्चन कोई भी बिना पढ़े करना संभव था भी नहीं उस टाइम पे। क्लियर है बात? मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और एनपीटी सेकंड जो है वो सेलेक्टेबल में मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेलेक्टेबल मार्कर अगर पूछ लें तो आंसर क्या दोगे? एनपीटी सेकंड, एनपीटी सेकंड। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो ठीक। आगे अपन बात करें यहां पर, इसे अपन, ये तो अपन ने मार्कर्स की बात करी। मार्कर का प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हुए एक ब्रीडिंग का मेथड होता है जिसे अपन कहते हैं मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, या मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग भी कहते हैं, या मार्कर एडेड सिलेक्शन भी कहते हैं। इसके 2-3 नाम अपने को ध्यान रखना, तो उसी की अपन थोड़ी सी बात करते हैं। तो अगला जो यहाँ पर एक अपन ब्रीडिंग का एक मेथड को यहाँ पर लास्ट एक ले रहे हैं, वो है आपका मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग से रिलेटेड। मॉलिक्यूलर, अरे नोट कर लिया था क्या सबने? मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग।
इसके और क्या नाम है? मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। मार्कर की हेल्प से हम जो सिलेक्शन करेंगे, और असिस्टेड की जगह कई बार वर्ड होता है एडेड। क्या कहते हैं? एडेड। तो ये MAS का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन या मार्कर एडेड सिलेक्शन, एक ही बात है। इसे मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग भी कहते हैं, मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग या मार्कर एडेड ब्रीडिंग कह दो, एक ही बात है। MAB ये और MAS, इसको शॉर्ट में अपन ध्यान रखते हैं, MAB या MAS, मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग या मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। तो ये अपने को ध्यान रखना है यहां पर। क्लियर है बात? अब क्या होता है इसके अंदर? सिंपली यहां पर जो करते हैं वो इनडायरेक्ट सिलेक्शन करते हैं थ्रू मॉलिक्यूलर मार्कर्स। मैंने क्या कहा था कि अगली जनरेशन में अगर हमारा मार्कर ट्रांसफर हो गया, मतलब जो डिजायर्ड जीन है वो भी ट्रांसफर हो चुका होता है, तो हमारा सिलेक्शन डायरेक्ट हम हमारे जो कैरेक्टर है उसके जीन को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम मार्कर को सेलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारा जीन भी सेलेक्ट हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग जो है वो इनडायरेक्ट सिलेक्शन है। तो उसी के डेफिनेशन पर आते हैं। इनडायरेक्ट सिलेक्शन indirect selection for a desired plant phenotype, for a desired plant phenotype, for a desired plant phenotype based on the bending pattern of linked molecular markers, bending pattern of linked molecular markers। यही डेफिनेशन ध्यान रखनी है, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के लिए यही बोला जाता है। क्या है देखते हैं, पैटर्न। तो क्या कह रही है डेफिनेशन? इनडायरेक्ट सिलेक्शन है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कैसा है? डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट सिलेक्शन है। यहां पर डिजायर्ड प्लांट फिनोटाइप का के लिए हमें सिलेक्शन करना है, किसके बेस पर? जो मोलिकुलर मार्कर उसके लिंक्ड है उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हम उसका बेंडिंग पैटर्न देखेंगे और उस बेंडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग उस मार्कर को सिलेक्ट करते हैं, और मार्कर सिलेक्ट हो गया मतलब आपका डिजायर्ड प्लांट फिनोटाइप भी सिलेक्ट हो गया। तो इसे ही कहते हैं मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। अब इस मेथड की जो एप्लीकेशन है, ये ब्रीडिंग वाली थोड़ी सी बात है यहां पर, ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप एज वेल एज क्रॉस पोलिनेटेड दोनों में यूज हो सकता है मेथड। जैसे ट्रांसजेनिक है वो भी दोनों में यूज हो सकता है, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा है पॉलीजेनिक की कंपैरिजन में। तो पॉलीजेनिक के लिए इसको कम यूज करते, ज्यादा किसके लिए यूज हम करते हैं? ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स के लिए। तो ये एप्लीकेशन का भी हमें ध्यान रखना है कि मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग हम कहां पर यूज करते हैं। क्लियर है बात? और कौन कौन से मार्कर सबसे ज्यादा यहां प्लांट ब्रीडिंग में, मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग में यूज होते हैं? तो मोस्ट कॉमन मार्कर यूज्ड बहुत सारे हैं, तो दो तीन अपने जो ज्यादा यूज होते हैं उसमें अपन ध्यान रख लेते हैं। मार्कर्स यूज्ड, सबसे पहला ही जो हमने पढ़ा था कौन सा? RFLP। ये हमारा बड़ा फेमस मार्कर है जो इसको ज्यादा यूज करते हैं। RAPD या RFLP के बाद हमने पढ़ा था FLP, उसको भी लिख लेते हैं, FLP, फिर RAPD और एक ISSR। इन चारों को अपन यहां पर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बाकी तो और भी यूज करते हैं, लेकिन सबको सबसे ज्यादा यूज करने वाले मार्कर हैं RFLP, FLP, RAPD और ISSR। SSR भी यूज करते हैं वैसे तो। क्लियर है? डेफिनेशन वापस ध्यान दे दो कि इनडायरेक्ट सिलेक्शन है। सिंपल अपन यही ध्यान रखना है कि जो भी फिनोटाइप, जिस भी कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसके साथ एक मॉलिक्यूलर मार्कर लिंक्ड होगा। मॉलिक्यूलर मार्कर अगर अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो गया प्रोजेनी में, मतलब आपका कैरेक्टर का जीन भी ट्रांसफर हो गया, तो सिलेक्शन हम हमारे जीन का नहीं करेंगे, हम किस डिजायर्ड जीन का नहीं करेंगे, हम करेंगे मार्कर का।
तो इनडायरेक्ट सिलेक्शन फॉर ए डिजायर्ड प्लांट फिनोटाइप बेस्ड ऑन द बेंडिंग पैटर्न ऑफ लिंक्ड मॉलिक्यूलर मार्कर्स। बेंडिंग पैटर्न तो होता है कि मार्कर को जब भी आपको पता लगाना है तो उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस पे लगा के देखते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी एप्लीकेशन है और कौन कौन से मार्कर ज्यादा यूज होते हैं, बाकी मार्कर तो अपन ने वही बात की, उसके अलावा भी बहुत सारे मार्कर होते हैं, लेकिन हमने ज्यादा वही बात की है जो हमारे प्लांट ब्रीडिंग में ज्यादा यूज होते हैं। अभी जो 11 मार्कर हमने बात किया ना, वो वही मार्कर थे जो वैसे ही ज्यादा यूज होते हैं। क्लियर है बात? अब अपन आते हैं कि क्या एप्लीकेशन से इसकी मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के अंदर, उसी पर अपन आते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मार्कर्स, मॉलिक्यूलर मार्कर्स इन मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। क्या क्या फायदे अपन इस मार्कर हेल्प से अपने को मिल सकते हैं? सबसे पहला तो ये बड़ा इफेक्टिव मेथड होता है, वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट, efficient and rapid, especially for the transferring biotic and abiotic resistance, for transferring rapid method for transferring biotic and abiotic resistance. नॉर्मली क्या होता था, जैसे अपन कोई भी बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल डिजीज रेजिस्टेंस है, अब वो डिजीज रेजिस्टेंस आ रही, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो डिजीज के आने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिजीज रेजिस्टेंस उस प्लांट के अंदर नई वेरायटी में आएगी नहीं आई, उसका वेट करने के लिए पैथोजन को हमें डालना पड़ेगा, क्रॉप उस स्टेज में जानी चाहिए, फिर आप उसमें पैथोजन डालोगे तो आपका 2 महीने का उस क्रॉप को स्टेज जाने में टाइम लगेगा, तो कम से कम आपको 2 महीने तक वेट करना पड़ेगा। जबकि इस मेथड का अगर हम यूज करते हैं तो इनिशियल स्टेज में ही हम मार्कर की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि बायोटिक रेजिस्टेंस का या एबायोटिक रेजिस्टेंस अगली जनरेशन में गया या नहीं गया। मतलब बहुत ज्यादा रैपिड ये मेथड है, बहुत ज्यादा फास्ट काम हो जाते हैं, आपको कोई वेजिटेटिव या उसके फ्लावरिंग स्टेज तक जाने का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा इसका यूज होता है यूजफुल इन जीन पैरामीटिंग। जीन पैरामीटिंग आपको लिखवाया था कि मैंने, कि नहीं लिखवाया? ठीक है, अभी बता देते क्योंकि इसकी डेफिनेशन पे लास्ट ईयर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था। यूजफुल इन जीन पैरामीटिंग फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस, फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जीन पैरामीटिंग क्या होता है, यहीं पर अपन लिख देते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ 2 or more genes for the resistance। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए डिजीज इंसेक्ट कोई सी भी हो, हम एक जीन की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी रेजिस्टेंस आने के लिए एक जीन से काम नहीं चलता है, 2-4 जीन को एक साथ में लाएंगे तब वो रेजिस्टेंस आएगी। तो ऐसी कंडीशन को ही कहते हैं जीन पैरामिडिंग, पिरामिड वर्ड से बना है। ठीक है, तो वो आपको है जैसे अपना ये इस तरीके से पिरामिड होता है, एक जीन है, 2 जीन, 3 जीन, 1 2 3 4, तो ये इसीलिए जीन पैरामीटिंग बोलते हैं। एक जीन से अगर कोई रेजिस्टेंस कंट्रोल हो रही है, 2 से कंट्रोल हो रही है, 3 से, नंबर ऑफ जीन बढ़ता जा रहा है, पिरामिड नीचे आपका ब्रॉड होता जा रहा है। तो सिंपली यही डेफिनेशन कहती है। तो जीन पैरामीटिंग में भी इस मॉलिक्यूलर मार्कर का बड़ा यूज, ये डेफिनेशन पर लास्ट ईयर एग्जाम में शायद कोई हरियाणा का या कोई एक एग्जाम था जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था जीन पैरामीटिंग में, तो ये अपने को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। क्लियर है? उसके अलावा अपन ध्यान रखेंगे इसका और का यूज कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर का, यूजफुल फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल स्टेरिलिटी, फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल स्टेरिलिटी, फोटो पीरियड इनसेंसिटिविटी, पढ़ रखे हैं सब चीजें अपन ने, मेल स्टेरिलिटी, फोटो पीरियड इनसेंसिटिविटी एंड क्वालिटी कैरेक्टर्स। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हम
ट्रांसफर कर सकते हैं। और आप अगर नोटिस करोगे तो मैक्सिमम कैरेक्टर जो यहाँ पर आ रहे हैं वो ओलिगोजेनिक है। डिजीज रेजिस्टेंस ओलिगोजेनिक, इंसेक्ट रेजिस्टेंस ओलिगोजेनिक, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस के मैक्सिमम जीन ओलिगोजेनिक होते हैं। मेल स्टेरिलिटी ओलिगोजेनिक में आती है। फोटो पीरियड, क्वालिटी, ये सब ओलिगोजेनिक है। और इस मेथड का ज्यादातर हम यूज कहां करते हैं? ओलिगोजेनिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए ही यूज करते हैं। ध्यान रहेगा, ये नोट कर लिया सब? बढ़े आगे। बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपन ऑलरेडी कहीं ना कहीं लिख चुके हैं, पर एक बार इस एप्लीकेशन के साथ ही मार्कर की वो चीज भी लिख लेते हैं। हो गया नोट? कर ले फटाफट। क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर, तो कम से कम हमें वो एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आगे पीछे लगभग सबके नाम आ गए, जैसे जेनेटिक मैपिंग के हो गए, लिंकेज मैप कहते हो, क्यूटीएल मैप कहते हो। मैपिंग वाली सारे काम मार्कर से आप कर सकते हो। जीन मैपिंग कहो, सारे नाम एक ही चीज को बताते हैं। ठीक है। उसके अलावा जर्मप्लाज्म कैरेक्टराइजेशन, कोई जर्मप्लाज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो पता लगा सकते हैं। वेराइटल आइडेंटिफिकेशन जिसको हमने कहा था। तो ऐसे कुछ चीजें हैं, तो उसी को अपन नोट कर रहे हैं आगे। तो एप्लीकेशन के अंदर ही देखते हैं। और तो सबसे पहला जर्मप्लाज्म कैरेक्टराइजेशन। जिसे हम वेराइटल आइडेंटिफिकेशन भी कभी कभी कहते हैं। मार्कर के हेल्प से पता लगाते हैं, वेराइटल आइडेंटिफिकेशन। दूसरा यहां पर ध्यान रखें अपन, जीनोम मैपिंग, ये जितनी भी मैपिंग है वो सारी इसी में आ जाएगी। जीनोम मैपिंग या जीन मैपिंग के दो, लिंकेज मैपिंग के दो, लिंकेज मैप, ठीक है, क्यूटीएल मैप। क्यूटीएल मैप, क्यूटीएल क्या है अभी आपको आगे बताएंगे, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई। क्यूटीएल मैप, जेनेटिक प्यूरिटी टेस्ट ऑफ सीड्स। आवाज नहीं, किसी सीड है, आपने जो सीड टेक में बात करी, उस सीड की जेनेटिक प्यूरिटी का पता लगाना है तो वो भी मार्कर की हेल्प से लगा सकते हैं। जेनेटिक प्यूरिटी टेस्ट ऑफ सीड्स, भाई वो पर्टिकुलर वैरायटी का सीड है कि नहीं है, वो जेनेटिक प्यूरिटी पता करनी है तो भी आप मार्कर की हेल्प से पता लगा सकते हो। पेरेंटल सिलेक्शन, पेरेंट सिलेक्शन करने हैं, कौन से पेरेंटल सुपीरियर रहेंगे, तो अभी हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के बेस पर सिलेक्ट करते हैं, बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मार्कर के बेस पे करें तो बड़ा एडवांस काम रहता है। तो पेरेंटल सिलेक्शन आप ब्रीडिंग के अंदर करना चाहते हो तो उसमें भी बड़ी हेल्प मिलेगी। इवोल्यूशन की स्टडी करनी है किसी स्पीसीज के ओरिजिन की, तो वहां पर भी मार्कर की हेल्प से बड़ी इजीली आप काम कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस जो टेक्नोलॉजी है ब्रीडिंग की वो मार्कर ही है। इवोल्यूशन स्टडीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो कम से कम एक जीन टैगिंग और लिख लो, उसी से मिलता हुआ वर्ड है जीन टैगिंग। तो ये सारी एप्लीकेशन भी आपके मार्कर की है जो प्लांट ब्रीडिंग में, जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं यूज में आती है। क्या क्या हुआ? आवाज आती रहती है अपने आप? अच्छा, चलो बढ़े आगे। सबने कर लिया, कर लो एक बार। कुछ वैरायटीज भी एक आध अपन ध्यान रख लेते हैं कि कौन सी हमारे इंडिया में एक दो क्रॉप में वैरायटी मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग से जो डेवलप कर रखी हैं वो भी अपन ध्यान रख लेंगे। तो अचीवमेंट्स पे आते हैं। सबने कर लिया नोट? ठीक है, तो अचीवमेंट्स पे आते हैं, जहां पर सबसे पहले राइस की बात कर रहे हैं। मेजर दो ही क्रॉप की बात कर रहे हैं, राइस और मेज। अचीवमेंट्स, राइस में थोड़ा काम ज्यादा हो रखा है, सबसे पहला राइस की बात करते हैं। राइस में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंस और साथ ही बात करें तो ब्लास्ट के लिए रेजिस्टेंस भी डेवलप कर रखी है। इंडोनेशिया में भी कुछ वैरायटी है लेकिन वो अपने को नहीं, हम तो इंडिया की ध्यान रखेंगे। तो यहां पर बीएलबी रेजिस्टेंस, बीएलबी समझ चाहते हो? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेजिस्टेंस, जो राइस की जो वैरायटी आपने मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग से डेवलप करी, बीएलबी रेजिस्टेंस, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेजिस्टेंस।
कौन कौन सी यहाँ पर दो वैरायटी तो अपन ध्यान रख रहे हैं जिसमें बीएलबी के लिए रेजिस्टेंस है, और वो दो है पूसा बासमती 1 और इंप्रूव्ड सांबा मसूरी। पूसा बासमती 1, इंप्रूव्ड सांबा मसूरी, दोनों ही वैरायटी किसकी है? राइस की। सांबा मसूरी, ठीक है, पूरा नाम एक ही है। एक वैरायटी ध्यान रखेंगे जो बीएलबी रेजिस्टेंस भी है और ब्लास्ट रेजिस्टेंस भी है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए भी और ब्लास्ट के लिए भी रेजिस्टेंस है। और वो ध्यान रखेंगे अपन इंप्रूव्ड पूसा RH10, इंप्रूव्ड पूसा RH10। ये जो वैरायटी है वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट रेजिस्टेंस दोनों, जो कि मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग से डेवलप कर रखी है राइस के अंदर हमारे इंडिया में। बाकी तो और भी कुछ इंडोनेशिया में है, लेकिन वो हमारे को ध्यान नहीं रखना है। दूसरा मेज में ध्यान रखेंगे, मेज में भी एक बढ़िया वैरायटी डेवलप करके। वैसे मेज में मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग का जो मेनली यूज किया गया वो इसलिए किया गया कि जितनी भी आपकी क्यूटीएल लाइंस नहीं थी जो ट्रांसजेनिक मेज थी, वह नोट कर लो फिर बताता हूं। एक तो ट्रेडिशनल मेज हुआ करती थी अपने, ठीक है, और एक होती है आजकल क्यूपीएम भी होती है क्या, ठीक है। तो क्यूपीएम मेज की बात करें तो बहुत सारी ट्रेडिशनल मेज को, नॉर्मल मेज को आपने क्यूपीएम मेज बनाया किसकी हेल्प से? यूजिंग एसएसआर मार्कर। इसका यूज करके एसएसआर मार्कर का यूज करते हुए काम कर रखा है। और यहां पर हम एक ध्यान रखेंगे, स्पेशली जो वैरायटी डेवलप कर रखी है वो है आपकी, जिसको ध्यान रखेंगे, विवेक क्यूपीएम 9, विवेक क्यूपीएम 9। क्यूपीएम होती है वो नॉर्मली किससे एनरिच्ड होती है? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन होता है उसके अंदर, लाइसिन। इसके अलावा साथ में यहां पर आयरन रिच भी है, ये ट्रिप्टोफेन एंड आयरन कंटेंट। तो ये जो वैरायटी है विवेक क्यूपीएम 9 किससे डेवलप्ड है? मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग से डेवलप्ड हमारे इंडिया के अंदर मेज की वैरायटी, ध्यान रखें। तो वैरायटी वाइज तो 4 वैरायटी अपन ध्यान रख रहे हैं, 3 तो राइस में और एक मेज में, विवेक क्यूपीएम 9। ध्यान रहेगा। तो लास्ट अपन कुछ स्पेशल पॉइंट के साथ कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह, कुछ छोटी एक आध डेफिनेशन वगैरह, जिसको स्मार्ट ब्रीडिंग कहते हैं, स्पीड ब्रीडिंग कहते हैं, वो कुछ चीजें अपन लेते हुए इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ना। तो लास्ट में अपन एक ले रहे हैं स्पेशल पॉइंट्स, जिनको कहीं नहीं पढ़ते उनको कहां पढ़ते हैं? स्पेशल पॉइंट में पढ़ते हैं। और ये वो होते हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पढ़ने में छूट जाते हैं। उसमें सबसे पहला अपन ध्यान रखेंगे एक क्यूटीएल अभी आया था, क्यूटीएल मैप कहते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई। क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई। अच्छा, क्वांटिटेटिव किससे रिलेटेड है? पॉलीजेनिक से। किससे रिलेटेड है? पॉलीजेनिक से। तो ध्यान रखना है, तो यानी कि यहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। तो बेस्ड लोकेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव जीन्स ऑन लोकेशन ऑफ quantitative genes on chromosomes, locations of quantitative genes on chromosome, उसे ही कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई। बड़ा आसान सा वर्ड है, क्योंकि लोसाई वर्ड हमें पहले से पता है, पोजीशन ऑफ एलील ऑन द क्रोमोसोम। तो यहां पर क्या कह दिया? क्वांटिटेटिव जीन का जो एलील है वो क्रोमोसोम पर जहां पर लोकेटेड है उसे क्या कहते हैं? क्यूटीएल। और क्यूटीएल अलग से मैप भी तैयार कर लेते हैं, और इस पर बेस्ड जो सिलेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्यूटीएल बेस्ड सिलेक्शन जो होता है, क्यूटीएल बेस्ड सिलेक्शन,
जो QTL की हेल्प से अपन सिलेक्शन करते हैं उसको कहते हैं जीन असिस्टेड सिलेक्शन भी कहते हैं, जीन असिस्टेड सिलेक्शन। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन अलग है, इसे हम कहेंगे जीन असिस्टेड सिलेक्शन। ये किस पर बेस्ड होता है? QTL पर बेस्ड होता है। तो QTL से रिलेटेड 3 पॉइंट अपन यहां पर ध्यान रखने हैं, फुल फॉर्म। दूसरी बात, ये किस पर इस पर बेस्ड सिलेक्शन को कहते हैं जीन असिस्टेड सिलेक्शन। क्या होते हैं? लोकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव जीन ऑन क्रोमोसोम, उसे ही कहते हैं अपन यहां पर QTL। एक फुल फॉर्म ध्यान रख लेंगे, कभी कभी आ जाती है NIL या NILS, नियर आइसोजेनिक लाइन। आइसोजेनिक लाइन तो हमने पढ़ रखी है, कभी कभी निल्स करके आ जाए तो इसे ध्यान रखेंगे, नियर आइसोजेनिक लाइंस। ठीक है। एक फुल फॉर्म अपन ध्यान रखेंगे, VNTR बताया था मैंने आपको, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स पढ़ लिया था अपन ने, तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो जो वेरिएशन है वो टेंडम रिपीट्स की वजह से है, तो यहां पर अपन कहते हैं एक लाइन क्या होता है, VNTR, वेरिएशन इन नंबर ऑफ variation in number of tandem repeats between two or more individuals. Tandem repeats between two or more individuals. कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, जिनके 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस हैं वो किसकी वजह से हैं? टेंडम रिपीट्स के नंबर कम ज्यादा होने की वजह से। उसे ही कहते हैं वेरिएबल नंबर। वेरिएबिलिटी आ रही है, वेरिएशन आ रही है, किसकी वजह से? टेंडम रिपीट का नंबर चेंज होने की वजह से। फुल फॉर्म में ही पूरी डेफिनेशन है, तो इसे हम कहते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। एक फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, टिलिंग, जो बहुत अच्छे एग्जाम्स के अंदर पूछी जा रही है, तो आपके भी कभी भी बन सकती है टिलिंग। तो यहां पर अपन कहेंगे टारगेटिंग इंड्यूस्ड लोकल लेजन, टारगेटिंग इंड्यूस्ड लोकल लेजन्स इन जीनोम्स। टिलिंग कहते हैं। ये वो टिलर्स वाला टिलिंग, वो आप जो पढ़ते हो वो नहीं है, ये बायोटेक्नोलॉजी की एक शॉर्ट फॉर्म में यहां पर, सॉरी, मॉलिक्यूलर से रिलेटेड बना रखी है। टारगेटिंग इंड्यूस्ड लोकल लेजन्स इन जीनोम्स अपन कहते हैं। अब मार्कर के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो सीधे अपन टेस्ट में देंगे, ठीक है, तो वो आपको बड़ा हेल्प मिल जाएगा और पता भी चल जाएगा कि वो कैसे यहां पर आती है बात। क्लियर है बात? ये कर लिया नोट सबने? चलो ठीक, बढ़े आगे। चलो, अगली जो अपन ध्यान रखेंगे, स्मार्ट ब्रीडिंग। स्मार्ट ब्रीडिंग एक्चुअली मार्कर से रिलेटेड ही होती है और उसकी फुल फॉर्म में ही अपने को बात पता चल जाएगी। कर लिया नोट पीछे? स्मार्ट ब्रीडिंग, हमें लगता है कि स्मार्ट काम होगा इसलिए इसका ऐसा नाम है, लेकिन ये स्मार्ट तो केवल शॉर्ट फॉर्म बना रखी है। और ये क्या है? सिलेक्शन विथ मार्कर्स, सिलेक्शन विथ मार्कर्स एंड एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एंड एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यानी कि ये भी कहा जाए तो ये मार्कर पर बेस्ड ही होती है स्मार्ट ब्रीडिंग एंड एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सिलेक्शन विथ मार्कर्स एंड एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, स्मार्ट ब्रीडिंग, अपने को इतना सा ध्यान रख लेते हैं काफी। एक छोटा सा और यहां पर कॉन्सेप्ट है, वो है स्पीड ब्रीडिंग। स्पीड ब्रीडिंग, स्पीड ब्रीडिंग क्या होता है उसकी अपन एक डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। इट अलाउज प्लांट ब्रीडर्स
It allows plant breeders for shortening the breeding cycle. For shortening, मेन चीज ये ब्रीडिंग साइकिल छोटा कर देते हैं यहां पर. शॉर्टनिंग द ब्रीडिंग साइकिल, काम सारा यहां पर नई नई वैरायटी स्पीड से जल्दी बनेगी तो ब्रीडिंग साइकिल छोटा करना है. फॉर शॉर्टनिंग द ब्रीडिंग साइकिल बाय एडजस्टिंग टेम्परेचर, बाय एडजस्टिंग टेम्परेचर, light duration and light intensity. Light duration and light intensity. Light duration and light intensity to boost plant development. तो ये आपकी स्पीड ब्रीडिंग की डेफिनेशन है, जहां पर प्लांट ब्रीडर क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग साइकिल को छोटा कर देते हैं. कैसे? वो एडजस्ट करते हैं टेम्परेचर को, लाइट ड्यूरेशन को, लाइट की इंटेंसिटी को, ताकि प्लांट की जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा अच्छे से हो सके और स्पीड से काम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ब्रीडिंग साइकिल छोटा हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड ब्रीडिंग. ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, इट इन्वॉल्व्स रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट. इट इन्वॉल्व्स रैपिड, वही आपका स्पीड वर्ड से ही है, जनरेशन एडवांसमेंट. अगली जनरेशन फटाफट से यहां पर ले आएंगे ब्रीडिंग साइकिल छोटा करके. और इस टेक्निक को जो दिया वो नासा बेस्ड, आपके इसको अपन कहते हैं, नासा ने इसको डेवलप किया था. नासा डेवलप टेक्निक, डेवलप्ड बाय नासा. नासा का तो सभी को पता है, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, यूएसए के अंदर जो है, वहां से इस टेक्निक को डेवलप किया था ताकि इसको कम टाइम में आप कोई नई वैरायटी बना सको और ब्रीडिंग साइकिल छोटा कर सके. तो इसे ही कहते हैं स्पीड ब्रीडिंग कहते हैं. ध्यान रहेगा, क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना ही. अगली क्लास में सिंपल से टॉपिक पाएंगे इतनी हाई डोज के बाद, सेल बायो वाला. ये हाई डोज का ही टॉपिक था, इसको अपन क्या कर रहे हैं, केवल फैक्ट्स रट रहे हैं अपन. मार्कर के डायग्राम से अगर देखने बैठेंगे तो हमारे कभी भी पल्ले नहीं पड़े. तो हमने तो जो क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन बड़े इजी बनेंगे जो हमने पढ़ा उसी से. तो आपको बता देता हूं कि आपको इस टॉपिक को रिवाइज करते टाइम बार बार वही चीजें याद रखनी है. डोमिनेंट, कोडोमिनेंट, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड कौन कौन से मार्कर है, ये आपको ध्यान रखना है. मार्कर की मेन कोई अपन ने खास चीजें बोली है कि ये कैसा है, कि कौन सी स्पेशल चीजें हैं. आपने किसी को बोला सीक्वेंस बेस्ड बोला, किसी को एडवांस बोला, किसी को फर्स्ट जनरेशन बोला. ऐसे जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है. ओके, थैंक यू. क्वेश्चंस आपके पेपर का तो सॉल्व हो गया था क्या? तो फिर क्वेश्चंस जो इसके हैं वो टेस्ट में देंगे अपन, सारे सॉल्व कर लेंगे, टेस्ट में क्या दूंगा मैं, है ना? ओके, थैंक यू. हाँ, मैंने बोला था पहले, है ना, शायद बोला था. कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट में देंगे अपन.